अब आगे। रणविजय अपने बिस्तर पर लेटकर एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक से उसको अपने चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें महसूस होते हैं। वह उस और देखता है जहां पर पाखी खड़ी थी। पाखी को देखकर रणविजय का मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि जैसे पूरा मक्खियों का झुंड ही उसके मुंह में एक बार समा जाए। ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं पाखी? कैसे? क्या हब्बी, मैं अच्छी नहीं लग रही है इन कपड़ों में? मुझे इन्हीं में कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब रात होती ही है कंफर्टेबल फील करने के लिए। रणविजय ने यह इसलिए कहा था क्योंकि पाखी ने इस समय एक शॉर्ट क्रॉप टॉप, इतना शॉर्ट था कि उसके पूरा पेट दिखा रहा था, और उसकी वो पतली सी कमर के ऊपर सजाया हुआ दिल भी बहुत अच्छे से, और उसकी शॉर्ट्स इतनी शॉर्ट थी कि उसकी पूरी सिल्की गोरी टांगें दिख रही थी। इस तरह से ही देखकर रणविजय के दिल में तो हजारों घंटियों का शोर बज रहा था। वो किसी भी तरह से अपने ही थूक से अपना गले को गिला करता है, पर अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए। लेकिन फिर भी हम सादे कपड़ों में भी तो आरामदायक महसूस कर सकते हैं ना। रणविजय प्लीज ये बूढ़ी की तरह लेक्चर शुरू मत कर देना। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी रात बिताने आती हूँ, ना कि पूरी रात तुम्हारा लेक्चर सुनने। ये बोलकर वो रणविजय के पास आ जाती है और उसके हाथों को हटाकर उसकी गोद में एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाती है, क्योंकि उसके लिए तो कंफर्टेबल थी, हालांकि रणविजय के लिए वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। हटा। रणविजय उसको घूर कर देखते हुए अंदस को, ये क्या हरकत है? क्या तुम सही से बेड पर नहीं बैठ सकती? पाखी की पर्सनैलिटी जाने की हमारी बैड छाया रणविजय को बेड पर धक्का दे देती है और उसके ऊपर आकर अंडस को, रणविजय जिस तरह से तुम पाखी को पैम्पर करते हो, उसकी हर खुशी हर दुख का ध्यान रखते हो, वैसे ही तुम मुझे पैम्पर और मेरी भी खुशी से दुख का ध्यान क्यों नहीं रखती? आखिर हम एक ही शख्सियत के दो पहलू हैं। मैंने पहले भी तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे तन मन सिर्फ मेरी पाखी के लिए है। मुझे कोई समझदार लड़की नहीं चाहिए। मेरे लिए बस मेरी मासूम सी और इम्यूचर सी पाखी ही काफ़ी है। ये बोलकर वो छाया से अलग हो जाता है तो छाया बहुत गुस्सा आता है। वो पास ही पड़ी हुई फ्रूट ट्रे से नाइफ निकाल देती है और अपने हाथ पर रिस्ट में कट लगा लेती, जिस वजह से उसकी रिस्ट से खून निकल जाता है। रणविजय जब ये देखता है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और सीधा उसको एक थप्पड़ मारते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाखी को चोट पहुंचाने की? अगर तुम उसकी शख्सियत का एक हिस्सा ना होती तो मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारी इतनी दरिंदगी से मौत देता कि तुम किसी की शख्सियत बनने के लायक भी नहीं रहती। छाया पागलों की तरह हंसते हुए अंडस को, तुम भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो रणविजय शेखावत। यह मत भूलो पाखी की जान मेरी मुट्ठी में है। मैं चाहूँ तो उसको अभी इसी पल उसको वही मौत दे दूंगी जो तुम मुझे देना चाहते हो, दरिंदगी से भरी हुई। छाया की बात सुनकर रणविजय के तो होश उड़ गए थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आंखों से उसकी तरफ देखता है। ये देखकर छाया फिर से हंसती है और उसके आसपास चक्कर लगाते हुए, पता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पाखी के लिए तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी यह इनोसेंट मासूम सी पाखी तुम्हारे अपनों को चोट पहुँचेगी तो क्या करोगे? कैसे रोकोगे उसको? रणविजय छाया का गला पकड़ते हुए अंडस को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो देख लेना। देख लेना? क्या देख लेना मिस्टर रणविजय शेखावत? मैं नहीं, अब तुम देखोगे। तुम्हें देखना पड़ेगा इस छाया का माया जाल, जिससे तुम्हारी पाखी तो नहीं बचने वाली। ये बोल कर वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है, लेकिन अचानक पाखी से रणविजय की बाहों में झूल जाता है। अपनी आंखों को देखता है जो कि इस समय बेहोश हो चुकी थी, और वहां से सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाता है। उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। क्योंकि भले ही छाया जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन पाखी कमजोर थी, उसका शरीर कमजोर था। रणविजय उसके पास उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए अंडस को, भले ही मुझे तुमको अपना बनाने के लिए खुद तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन श्री रणविजय शेखावत कभी हार नहीं मानेगा। मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा पाखी। यह मेरा रणविजय शेखावत का वादा है तुमसे। वहीं दूसरी ओर वंश के विला पर वंश, जो कि अभी अभी नहा कर आया था, उसके रूम का डोर लॉक होता है। वो अंदर आने को बोल देता है तो सामने अंजलि थी, उसको सिर्फ टॉवल में देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे पलटते हुए, छी छी कितने बेशर्म हो, इस तरह से कोई अपने ही घर में घूमता है क्या? वंश अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस को, अगर आप भूल रही हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस कि ये कमरा मेरा है और यह पर मैं चाहे कुछ करूँ यहाँ। अरे ऐसे कैसे?
आपके घर में एक जवान लड़की है, कुछ तो उसकी शर्म लिहाज कर लो। वंश उसको घूर कर देखते हुए अंडस को, निशा जवान लड़की हो तो क्या आपका फेस नहीं है एक जवान लड़की के कमरे में ऐसे बिना पूछे चले आने का। अब आंखें छोटी करने की बारी अंजलि की थी। वो उसको घूर कर देखते हुए, आपसे ना बात करना ही बेकार है, चाहिए मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। ये कॉल करे कुछ आने वाली होती है कि वंश उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अंजलि के हाथों उसकी जस्ट पर आ जाते हैं। वो दोनों को एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी एक पत्नी का हक जब आती हो तुम मुझ पर। अंजलि आपके गाल लाल हो जाते हैं। वो अपनी आंखें वंश से चुराते हुए अंडस को, नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस क्या अंजलि, क्या जब मैं तुम्हारी करीब आता हूँ, तुम्हें इस तरह से चाहता हूँ, हम दोनों की सांसें एक होते हैं, क्या तुम्हारे दिल में हलचल पैदा नहीं होती। अंजलि वंश की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है तो वंश अंजलि में खोकर उसके चेहरे के करीब आने लग जाता ही अन दोनों के होठों के बीच में कुछ इंच का फासला था। लेकिन तभी अचानक से वंश की आंखों के सामने कुछ धुंधली झलकियां आने लगती है, जिससे वो अपने होश में आता है और अंजलि को खुद से दूर थका। अब आगे वंश के इस तरह से धक्का देने की वजह से वो सीधा नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। अंजलि अपनी भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखती है। ये क्या था वंश? वंश उसको इस हालत में देखकर उसके पास जाना चाहता था, उसको गले से लगाकर बताना चाहता था कि वो इस गलती की माफी चाहता है, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। वंश उससे अपने मुंह को मोड़ लेता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाते हुए अंडस को, मुझे नहीं पसंद कोई मुझ पर रोक टोक करे, जा फिर मेरी पर्सनल स्पेस में आए तो आगे से ध्यान रखना। अंजलि वहां से खड़ी होती है और अपने रूम में आ जाती है। वो अपने बेड पर बैठकर खुद से ही अंडस को, तू क्यों रो रही है? आखिर है ही क्या रिश्ता तेरा और उनका जो वो तुझसे प्यार से बात करेंगे? कुछ नहीं है तू उनकी, बस एक किडनैपर और विक्टिम का रिश्ता है तुम दोनों का। वही वंश भी बाथरूम की दीवार पर जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, लेकिन उसको इस पर कोई ध्यान नहीं था। आखिर क्यों क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या किया है किसी के साथ? मेरी क्या गलती है? मैं क्यों खुशियां डिजर्व नहीं करता? क्यों क्यों? वंश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो तैयार होकर बाहर आता है। उसे आसपास कहीं भी अंजलि नहीं दिखती। वो कुछ नहीं बोलता और बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। हॉस्पिटल में पाखी की जब आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर थोड़ा सा भार महसूस होता है। वो ध्यान से देखती है तो ये उसका पति था, जिसे देखकर वह प्यारी सी मुस्कान देती है। पाखी नीचे झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है। मेरा ओल्ड मैन इस दुनिया का सबसे बेस्ट हब्बी है, भगवान जी ये सिर्फ मेरे ही रहे हमेशा। ये बोलकर वो फिर से उसको किस कर लेती है। तभी रणविजय अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी तरफ देखता है, पाखी प्यारी सी मुस्कान देते हुए। गुड मॉर्निंग हब्बी, उम्मीद है अब का दिन अच्छा जाएगा। रणविजय भी उसको एक स्माइल देता है और आगे बढ़कर उसके लिप्स पर हल्की सी किस करते हुए अंडस को, अब को देख लिया तो मेरा दिन चाह कर भी बुरा नहीं जाएगा। रणविजय उसको उठाता है और उसको लेकर वापस से शेखावत विला आ जाता है, क्योंकि पाखी के कॉलेज में कुछ जरूरी लेक्चर होने वाले थे जिनमें सभी स्टूडेंट का आना जरूरी था। सरला जी और कुसुम जी अपने बच्ची को पूरे 3 दिन बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उसको रणविजय से पास से लेकर सोफे पर बिठाकर उससे बातें करने लग जाती है। कैसी हो मेरी बच्ची? मजा किया ना वहां पर? कितनी दुबली हो गई हो? ये मेरा नालायक पोता तुझे कुछ खाने को नहीं देता था क्या? अरे माँ, आपको तो पता है ये आजकल के बच्चों में जीरो फिगर का फैशन जो चला हुआ है। अरे क्या पाखू, ये तुम सब ने जीरो वीरो फिगर लगा रखा है। जरा अपनी माँ को देखो और मुझे, हम तो अच्छा खाना खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे जिनको रणविजय अपनी घुरती हुई नजरों से देख रहा था। मतलब हद है, मैं इनका वेटा हो जा फिर। पाखी, जो लड़कियां अपने ससुराल से डरती है, अगर उनको ऐसा मिल जाए तो फिर डर काहेगा, उल्टा डरेगा तो वो बेचारा पति। रणविजय अपने ख्यालों में गुम था कि तभी पीछे से सूरज जी आते हैं और उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए अंडस को, रात कम पड़ जाती है क्या जो सुबह सुबह सपने देखने लगे हो? आखिर ऐसा भी क्या ही देख रहे हो?
रणविजय घुरकर अपने पापा को देखते हुए अंडस्को, पापा आपको नहीं लगता अब मेरी उम्र नहीं है इस तरह से अब से टपली खाने की? बेटा उम्र तो मेरी भी दादा बनने की है। हाँ तो मैं मुझे क्या बता रहे हो? मुझे इस ओहदे पर लाएगा कौन? मैं कौन सा अकेला हूँ अब का बेटा? अग्नि को बोल दो वो बना देगा अब को दादा। वो तुमसे छोटा है और वैसे भी उसकी शादी नहीं हुई है तुम्हारी हुई है। इस शादी का मैं क्या ही करूँ? अगर मैं कोई रोमांटिक बात करता हूँ तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। मुझे लगता है जैसे मैं रोमांस की स्कूल का कोई टी हूँ और पाखी मेरी स्टूडेंट जो इतना सिखाने के बाद भी जीरो पर ही है। रणविजय अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहता है जिसके चलते सूरज जी फिर से उसको एक चपत लगाते हैं। वही दूसरी तरफ अंश के विला में अंश अपने हाथों में बहुत सारे बैग पके अंदर आ रहा था जिसको देखकर रोशनी हैरानी से उसको देखती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए ये सब क्या है अंश? अंश उसके सामने वो पैक रखता है और उनमें से सामान निकालने लग जाता है। किसी में स्वीट था, किसी में नमकीन, किसी में खट्टा तो किसी में चटपटा। रोशनी के मुंह में पानी आ जाता है। वो जल्दी से चटपटी चाट की प्लेट को उठा लेती है। वो मस्त चटकारे लेकर खा रही थी। अंश उसको इस तरह से देकर खुश था। वो उसके पास आता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। रोशनी खाते खाते रुक जाती है और अंश को देखती हुए अंडस्को, क्या हो गया? अंश ना में सिर हिलाता है और उसको अपने गले से लगाते हुए अंडस्को, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम मेरी जिंदगी में सच में रोशनी बनकर आई हो, मुझ जैसे भटकते मुसाफिर को राह दिखाकर उसको रास्ते पर लाने वाली। फिर वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए अंडस्को, मुझे अब समझ आ गया है, मेरा जो भी है सब तुम्हारा है। मेरे ये चलते सांसें, मेरी दिल की धड़कनें, सब में बस तुम्हारा हक है। ये बोलकर वो उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और बहुत ही पैशन के साथ किस करने लग जाता है। रोशनी की आंखों में आंसू थे लेकिन आज खुशी के। वो आज खुद को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब समझ रही थी। वो इक्वल्स एक गोदाम के बाहर सुमन और उसकी टीम खड़े थे। यहाँ पर ड्रग की डीलिंग होने वाली थी जिसको रोकने का काम सुमन को मिला था। मैम क्या आर्डर है? सारा जायजा ले लिया है। वहाँ कोई भी भोला जा मासूम इंसान नहीं है इसलिए हमें वही करना है। सुमन की कमांड पर सभी अपनी हनस को लोड कर लेते हैं और उस वेस की ओर बने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर गोलियों और खून की गंध फैल चुकी थी। सुमन बहुत ही आराम से अंदर चली गई थी और उस डीलर के सिर पर गन रखकर, अपने ही देश को खोखला करने वालों गद्दारों, जरा शर्म कर लो। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है लेकिन तुम जिस देश का खाया उसे को धोखा दे रहे हो। देशभक्ति की बातें अच्छी कर लेती हो लड़की लेकिन ये दुनिया अजबातों से नहीं पैसों से चलती है और हमें पैसों से प्यार है। अपने देश से ज्यादा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उसको सूट करने वाली होती है कि तभी वहां पर एक हर शख्स आता है जिसको देखकर सुमन के हाथ कांपने लग जाते हैं। उसकी आंखें में कुछ धुंधली सी यादें आ रही थी। फिर से मिलकर अच्छा लगा बेबी, अब आगे। सुमन जैसे ही उस शख्स को देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर आता है। वो वहीं पर खड़ी कांपने लग जाती है। वो शख्स धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। फिर से मिलकर अच्छा लगा सुमन, उफ वाइफी। वो डीलर जिसको सुमन ने अपनी गन पाउट पर ले रखा वो ना समझते हुए अंडस्को, आपकी शादी कब हो गई वो भी इस पुलिस वाली से? वैसे पसंद बहुत अच्छी है आपकी, देखने में ही कड़क लगती है। ये बोलकर वो शख्स अपने होठों को लिक करता है जिसे देखकर वो शख्स उस डीलर के सिर के बीचों बीच में गोली मारते हुए अंडस्को, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी चीजों को कोई और अपनी बुरी नजरों से देखे। सुमन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वह शख्स सुमन के पास आता है और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ जाता है। जब सुमन को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती है तब जाकर सुमन आंखें खोलती है और उसको अपने इतने करीब देखकर एकदम से डर जाती है। बेबी डर मुझसे, मैं हट हुआ, लेकिन फिर वह पागलों की तरह उसके नेक में अपना चेहरे ले जाकर उसकी खुशबू को अपने नाक में खींचते हुए, नॉट रियली, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे यह मासूम से चेहरे पर मेरा डर, तुम्हारा डर से पिला पड़ा ये चेहरा, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए।
सुमन इतना ज्यादा डर जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो शख्स जोर जोर से हंसने लग जाता है। जाना, इतना भी डर अच्छा नहीं अपने हब्बी से। ये बोलकर वो उसको अपने बाहों में उठाता है और वहां से बाहर आ जाता है। उसके आते ही वो गोदाम एक तेज धमाके के साथ फट जाता है। इक्वल्स निर्बान विला पर खुशबू, जो कि पूरे दिन अच्छे से सोने के बाद अब जाकर उठी थी, वो अपने आस पास देखती है। वो खुद को मानव के रूम में देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है। हम तो क्रूज पर थे, फिर यहाँ पर कैसे? तभी मानव खाने की प्लेट अंदर लेकर आते हुए अंडस को, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं। अब तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। खुशबू अपनी आंखें छोटी कर लेती है और एक पिलो उठाकर उसकी तरफ करते हुए अंडस को, आपने मेरी क्या हालत कर दी है, आपको जरा सा अंदाजा है क्या? मेरी तो एक उंगली भी नहीं उठाई जा सकती थी और मुझे ऐसे बोल रहे हो। मानव जल्दी से उस प्लेट को एक साइड रखता है और उसके पास आकर उसको अपनी गोद में लेते हुए अंडस को, ओ मेरा बच्चा, मेरे से गुस्सा हो गया, मुझे माफ कर दो बेबी। लेकिन मैं क्या करूं, आपको पता है ना, जब प्यासे को पानी मिल जाए तो वो तो अपनी सारी प्यास एक बार में ही बुझाता है। खुशबू उसको घुरकर देखते हुए अंडस को, अच्छा तो सारी प्यास एक बार में ही बुझानी थी क्या? मानव अपने दांत दिखा देता है तो खुशबू बस अपना सिर हिला देती है। मानव उसको अपने हाथों से खिलाता है और उसके माथे पर किस कर रहा था, जिस वजह से अब जाकर खुशबू शांत हो गई थी। खाना खाने के बाद मानव उसको एक मेडिसिन देता है, जिसे देखकर खुशबू उसको उलझन में देखती है तो मानव उसको पानी का गिलास देते हुए अंडस को, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है। खुशबू भी उस दवाई को लेकर का लेती है। मानव उसको अच्छे से सुलाकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसको एक जरूरी केस के लिए जाना था। कॉलेज में रानी और पाखी लेक्चर में बहुत बोर हो रहे थे, वही मोहित उन दोनों को घूर रहा था, जिस वजह से वो दोनों मुश्किल से अपनी आंखें को खुला रख रही थी। आखिर 1.5 घंटे के बाद लेक्चर खत्म हो ही जाता है। रानी और पाखी का सिर एकदम से टेबल पर लगता है। मोहित अपना सिर हिलाते हुए अंडस को, कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम दोनों। वो कितना ज्यादा अच्छी चीजें समझा रहे थे, लेकिन तुम दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रानी और पाखी पर कोई असर नहीं था। तभी पाखी का फोन रिंग करता है। पाखी बहुत ही आलस के साथ अपने फोन को निकाल कर देखती है, तू ही किसी और का नहीं, उसके प्यारे पतिदेव का था। क्या कर रहा है मेरा क्यूट सा बच्चा, एंजॉय हो रहा है कॉलेज में ना? पाखी अपने चेहरे पर प्यारा सा पाउट लाते हुए अंडस को, ओल्ड मैन कहाँ पर, मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर फील हो रहा है। आपको पता है, एक खड़ूस बुढ़ा टीचर हमको 1.5 घंटे से लेक्चर दे रहा था। सामने से रणविजय प्यार से उसको समझाते हुए अंडस को, बेबी टीचर भगवान के समान होते हैं, उनको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। पाखी के चेहरे का पाउट और सादा बड़ा हो जाता है। वही रणविजय को बिना देखे ही समझ आ रहा था कि इस समय उसकी प्यारी सिर्फ बीवी के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट है, जिसे इमेजिन करते हुए है रणविजय को हल्की सी हंसी आ जाती है। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर आपको बहुत फील हो रहा है ना, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही सादा इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या है ओल्ड मैन जो पाखी खुश हो जाएगी? आज मुझको और तुमको एक पार्टी में जाना है। पार्टी का मतलब तो पता ही है, पार्टी एक क्लब में होने वाली है, जहां पर तुम्हारा फेवरेट फूड, म्यूजिक, डांस सभी चीजें होगी। पाखी की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से उछलते हुए अंडस को, क्या सच में ओल्ड मैन, आप कहीं बाकी से मजाक तो नहीं कर रहे ना? हम सच में पार्टी में जाएंगे ना? हाँ बच्चा, हम जरूर जाएंगे, आप बस हजारी रहना। मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर से कॉकटेल ड्रेस मंगवा दी है, आप माँ को बोलकर तैयार हो जाना। पाखी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मोहित और रानी उसको अजीब तरह से देख रहे थे। वो जल्दी से अपने बैग को उठाती है और वहां से भाग जाती है। ये देखकर मोहित भी उसके पीछे भागते हुए अंडस को, अरे पागल लड़की, कहाँ चली, वह भी इस तरह से? अरे मुझको पार्टी में जाना है, तुमको पता है, वह भी क्लब में। तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं पहली बार इस तरह की क्लब पार्टी में जा रही हूँ। ओल्ड मैंने कहा है वहाँ पर मुझे बहुत मजा आएगा, इसलिए मैं तो चली तैयार हूँ मैं। ये बोलकर वहां से चली जाती है। वही पीछे रानी भी तेज कदमों के साथ आ रही थी, तो मोहित जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है, उसको धीरे से कार में बिठाते हुए अंडस को, भाभी आपको क्या, आप मुझको मरवाने का इरादा है? जो आप इस तरह से, हम लापरवाही से चल रही थी, आपको पता है ना कि आपके हस्बैंड ने आपकी जमीन मुझे दी है, इसीलिए थी वो अब आपको फोन नहीं करते हैं।
अगर उन्हें पता चला कि आप इस तरह से तेज चल रही है तो वो तो जान ही ले लेंगे। फिक्र मत कीजिए देवर जी, आपके भाई को तो आदत ही है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की। चलिए अब जल्दी से घर चली क्योंकि आपके छोटे से भांजा भांजी को भूख लग रही है। अंडरस्कोर एक अनजान सी जगह जो पूरी तरह जंगलों के बीचों बीच थी, उस बड़े से बंगले में एक खूबसूरत सी लड़की उस मखमली सफेद बिस्तर पर सो रही थी जो कोई और नहीं सुमन थी। सुमन अपने सिर पर हाथ रखते हुए उठती है और अपने आसपास देखती है। शायद वह इस जगह को पहचानती थी। उसके हाथ पैर कांपने आने लग जाते हैं, उसकी सांस भी पूरी तरह से भरी हो जाती है। वो ऐसा था जैसे उसने कोई बहुत बुरा है नाइट में देख लिया होगा। वो खुद को जैसे तैसे खड़ी करती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जैसे ही गेट खुलती है कि सामने आ रहे एक शख्स से टकरा जाती है। वो शख्स कोई और नहीं वही था, उसको लेकर यहाँ पर आया था। वो सुमन को इस तरह से भागता देखकर टेबल स्माइल कर देता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए। बेबी, क्या 2 साल काफी नहीं है अपने पति से दूर रहते हुए कि अब फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? सुमन डर जाती है। वो पीछे हटते हुए, देखो मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसे कैसे नहीं है रिश्ता, हमेशा तुम्हारे साथ। भूल गई क्या उस रात को जिस साथ हमन शादी की थी, जिस साथ तुम्हारी बहन? इससे आगे की वह कुछ और बोल पाता तभी सुमन जोर से चिल्लाती है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट।